Have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. Facing so much criticism from our Indian opposition, we agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। ब्रेकिंग ट्यूब जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि उनकी परतें खोलकर असली कहानी सामने लाई जाती है। इस बार कहानी एक ऐसे ही बयान की, एक ऐसे मंच की और उस बयान से उठे सियासी तूफान की, जिसे दरअसल दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक हलचल मचा रखी। जगह थी अमेरिका का प्रतिष्ठित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट और मंच पर थे बीजेपी के सीनियर नेता और कूटनीतिक मामलों के जानकार राम माधव। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच आया एक बयान और उसी बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल में आग लगा दी। अब राम माधव सफाई देते थे। दरअसल बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि भारत ने अमेरिका की कई मांगों को मान लिया। उन्होंने ईरान से तेल आयात बंद करने की बात कही, रूस के तेल पर सहमति का संकेत दिया और यहां तक कह दिया कि भारत 50% तक टैरिफ स्वीकार करने को भी तैयार हो गया। फिर उन्होंने एक लाइन कही, कहा अब भारत कहां पीछे है। बस यही वो पल था जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा फॉरेन पॉलिसी और सरेंडर। टीवी चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। एंकर चिल्ला रहे थे, पैनलिस्ट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे समर्पण करा दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाया, क्या भारत की विदेश नीति अब दबाव में काम कर रही है? क्या अमेरिका के सामने भारत झुक गया है? क्या यह वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसकी बात सालों से कही जाती है? लेकिन इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। दरअसल कुछ ही घंटों बाद राम माधव फिर सामने आए और इस बार उनका लहजा अलग था। उन्होंने कहा कि उनके बयान में तथ्यात्मक गलती है। उन्होंने साफ किया कि भारत ने रूस से तेल आयात रोकने की कोई सहमति नहीं दी। 50% टैरिफ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि भारत ने इसका विरोध किया है और फिर उन्होंने माफी भी मांगी। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक मिस स्टेटमेंट था या फिर इससे भारत की विदेश नीति की दरअसल एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई, छवि गड़बड़ आई? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना है। साल 2019 जब भारत ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। भारत के सामने एक मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ ईरान से सस्ता तेल मिलता था जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम था। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रक्षा व्यापार और भू राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते। भारत ने उस समय एक संतुलन का रिश्ता चुना और उस रास्ते में ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरीके से ईरान के साथ खत्म नहीं किए गए। यानी पूरी दूरी भी नहीं और पूरी नजदीकी भी नहीं। यही है आधुनिक कूटनीति, और जहां हर कदम को सोच समझ कर उठाया जाता। फिर आया 2022 जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। दुनिया भर से अपील की गई कि कोई रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने साफ कहा कि हमें अपने लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा चाहिए। अगर रूस डिस्काउंट पर तेल दे रहा है तो हम क्यों ना खरीदें, और भारत ने रूस से तेल आयात करना शुरू कर दिया और यही हुआ। 2023 से लेकर 2025 तक भारत रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिला। महंगाई पर नियंत्रण मिला। भारत ने संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति उसके अपने हितों के आधार पर तय होती है, न कि किसी बाहरी दबाव। अब बात करते हैं टैरिफ की। 2025 में अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। एक तरीके का दबाव था जिससे भारत के व्यापार को संतुलन के लिए मजबूर किया जा सके। भारत ने इस पर सीधे टक्कर नहीं ली, लेकिन पूरी तरीके से झुका भी नहीं। उसने बातचीत का रास्ता चुना। लंबे दौर की बातचीत के बाद 2026 तक ये टैरिफ घटकर 18% रही। यानी यहां भी वही रणनीति अपनाई गई, न पूरी तरीके से हार न पूरी तरीके से जीत, बल्कि एक व्यवहारिक समझौता किया गया। अब अगर इन तीनों घटनाओं को साथ जोड़ के देखें तो एक तस्वीर आती है कि भारत आज की दुनिया में एक ऐसी विदेश नीति वाला देश है जो न तो पूरी तरीके से गुट में शामिल है और न ही पूरी तरीके से अलग था। एक संतुलित नीति जिसे अंग्रेजी में मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। भारत अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत रखना चाहता है क्योंकि तकनीकी रक्षा और वैश्विक प्रभाव के लिए यह जरूरी भी है। वहीं रूस के साथ भी संबंध बनाए रखना क्योंकि पुराना साथी है, क्योंकि ऊर्जा और सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी भी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आज की दुनिया के जो रिश्ते हैं
दरअसल वो भावनाओं से नहीं तय होते, हितों से तय होते। भारत की विदेश नीति भी इससे अलग नहीं है। अगर हाथ मिलाया है तो साथ रहना जरूरी नहीं है, पर एक कॉर्पोरेट डील की तरह है, जहां कदम कदम पर शर्तें बदलती हैं। हर फैसले के पीछे एक इक्वेशन होता है। राम माधव के बयान ने शायद इसी जटिलता को एक सरल लाइन में कहने की कोशिश की, लेकिन वो लाइन इतनी सरल भी नहीं थी कि बिना विवाद के निकल जाती। विपक्ष का आरोप अपनी जगह है, और जब भी कोई नेता ऐसा बयान देता है तो देश की विदेश नीति को लेकर के भ्रम पैदा होता है, और ये सवाल भी उठना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बात सार्वजनिक मंच पर उसी रूप में नहीं कही जाती जैसे कि वो असल में होती है। राम माधव ने यहाँ गलती की और सियासी खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बहुत साफ कर दी, आज भारत की विदेश नीति पहले से ज्यादा सक्रिय, लचीली और आत्मनिर्भर कही जा सकती है। भारत सिर्फ एस मैन नहीं है, नो भी कह सकता है, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन मे भी कह करके कई बार बातचीत का दरवाजा भी खुला रखता है। अब यहां क्या हुआ है, इसको समझने के लिए बहुत सारी स्थितियां समझनी होगी। भारत ने रूस के साथ तेल का आयात बंद किया, भारत ने ईरान के साथ तेल और गैस का आयात बंद किया। ये वो पल थे जहां पर आप पर यह आरोप लग सकता था कि आप अमेरिका परस्ती कर रहे हैं, और वो आरोप, इस तरह के बयानों पर कहीं ना कहीं उनको ज्यादा बल मिलता है। अब भारत ये भले कहे कि हम किसी के दबाव में नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से इस गेम में खेल रहे हैं, ये बात कही जरूर जा सकती है, पर सच में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। शायद यही वजह है कि राम माधव के इस बयान को राहुल गांधी ने बहुत ही तीखे तौर पर लिया, और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें कहा, नेशनल सरेंडर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहा नेशनल सरेंडर संघ, और यह कहकर के निशाना साधा कि राम माधव जो बात कह रहे हैं दरअसल वो आज भारत की स्थिति है। हालांकि राम माधव ने माफी मांगी, लेकिन राम माधव पहले से ही बीजेपी में बैकफुट पर थे। पहले से ही उनका एक तरीके से राजनीतिक पुनर्वास नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने उनको अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु, ग्रेटर बेंगलुरु में ऑर्गेनाइजेशनल काम दिया था, वहां के इलेक्शंस का प्रभारी बनाया था। इतने बड़े नेता जो एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट देखते थे, एक जमाने में जम्मू कश्मीर देखते थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, आरएसएस का भी एक दौर में चेहरा हुआ करते थे, वो राम माधव बीजेपी में एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन के इंचार्ज बनाए गए। तो पहले से उनके बुरे दिन चल रहे थे। उन बुरे दिनों के बीच में यह समझना जरूरी है कि राम माधव की सियासी पोजीशनिंग क्या है। वो अपने संगठन के, अपने जो वैचारिक उनका संगठन है उसके माध्यम से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय सरकार का भी कई बार प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वही राम माधव जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध विचारधारा के स्वयंसेवक रहे हैं, लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता रहे हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ऐसे राम माधव अगर भारत की विदेशी नीति जिसको लेकर के उनको एक्सपर्ट माना जाता है, इसीलिए वो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, वो अगर इस तरीके का हल्का बयान देंगे तो भारत की जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो हल्की नहीं होगी क्या? वो हल्कापन यहां पर दिखाई पड़ता है राम माधव के इस बयान में, और राम माधव ने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को यहां पर बैकफुट पर ले आए। उनके एक बयान से कहीं ना कहीं सरकार घिरी है, कहीं ना कहीं विचारधारा घिरी है, क्योंकि उस बयान में दरअसल आपने केवल कोई सटायर नहीं मारा, दरअसल आपने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया जो नैरेटिव विपक्ष आपके खिलाफ लगा, और यही वहां पर हुआ है। तो राम माधव की आगे की भविष्य की सियासत वैसे ही मुश्किल थी, उनको पार्टी में कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा पद नहीं मिल पा रहा था, वो अपनी वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है वो बेहद गंभीर है, और उसका सियासी खामियाजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में राम माधव को भुगतना पड़े। उनका सियासी वनवास और लंबा चल सकता है। वो अभी भी इस कवायद में दिखाई पड़ सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन इस बयान के बाद ये इतना आसान नहीं नजर आता, क्योंकि उनके बयान ने बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद देश की सरकार को बैकफुट पर लाया। अब मौका मिला विपक्ष को, राहुल गांधी को मौका मिला, उन्होंने हिट बैक किया, दूसरे अन्य नेताओं को भी मौका मिला, उन्होंने भी इस पर हिट किया। अब राम माधव माफी मांग रहे हैं, उनकी माफी मांगती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, और इस पूरे बयान ने किस तरीके से बीजेपी और संघ की किरकिरी कराई। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी राय को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं ताकि
आपका बहुमूल्य राय जो है वो अन्य दर्शकों तक भी पहुंचे। हमारी पेशकश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।